बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि सहबिहि बारिक वसल्लम। तमाम लोग जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं और बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। आज हमने डिस्कशन करनी है पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कि पब्लिक पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है और क्या उसका तरीक़ाकार है। पब्लिक पॉलिसी पहले भी बता चुका हूँ, द रूल्स एंड रेगुलेशन डिजाइंड बाय द गवर्नमेंट फॉर डीलिंग द पब्लिक इश्यूज। उन सब कामों से डील करने के लिए जो गवर्नमेंट का बिहेवियर है, एटीट्यूड है और जिसके ज़रिए गवर्नमेंट ये सारा काम करती है, उसको हम पब्लिक पॉलिसी के ज़िम्मे में लाते हैं। पब्लिक पॉलिसी जो है वो सारी की सारी इस चीज़ की तरफ तवज्जो देती है कि पब्लिक के कुछ इश्यूज हैं, उन इश्यूज को गवर्नमेंट ने हैंडल करना है, उन इश्यूज को गवर्नमेंट ने टैकल करना है, उन तमाम लोगों को, उन तमाम मामलात को, उन तमाम चीज़ों को गवर्नमेंट ने सोल्यूशन फराहम करना है। जॉइन क्लास नाउ। उन तमाम चीज़ों को जब हम देखते हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, उनके मामला देखते हैं, तो फिर हमें गवर्नमेंट की तरफ तो नज़र आती है कि गवर्नमेंट इस बारे में कुछ करेगी। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पहली मरतबा पॉलिसी कब इम्प्लीमेंट हुई और इसका इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब है, इसके एवैल्यूएशन का तरीकाकार क्या है और उसके बाद इसकी प्रोसेस कैसे होगी, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, कैसे जनाब ये सारी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो लगे जी काम शुरू करने। वी कम बैक टू अ डिस्कशन। In interpreting, we mean the stage of policy process immediately after the passage of law। कानून पास होते ही इसके ऊपर जब अमल दरामद का मरहला आता है तो इसको हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के ज़िम्मे में लाते हैं। Viewed most broadly, इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ जो है वो मुख्तलिफ कामों में हमारी सब मदद के लिए मौजूद है और ये सारा प्रोसेस जो है ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में ही कहलाएगा। More specifically, 5 recurring activities or function typically occur in the process of evaluation and implementation of policy। जो हमारे पास यहाँ से इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम हियर आपके लिए, हमारे पास पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में ये बात देखने में आई है कि 5 एक्टिविटीज जो हैं उनको हम आम तौर पर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से देखते हैं। नंबर 1, फर्स्ट, यहाँ से स्टेज, दिस वन इज द फर्स्ट। यहाँ से मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। तमाम लोग अपने माइक बंद कर रखिए, तमाम लोग अपने माइक को बंद कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेट एनेबलिंग लॉस, कानून पास होने चाहिए। किससे मुतल्लिका कानून पास होने चाहिए? हमारे पास कानून पास होने चाहिए कि ये लॉज हैं जिनके जरिए ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी। लेजिस्लेचर कानून जो है वो पास होगा। जैसा कि अभी गवर्नमेंट ने एचईसी को अपने मुतहद किया है, तो एचईसी को मुतहद करते ही उनके दिमाग में पता नहीं क्या बात थी, और खान साहब को सोचना भी चाहिए। एचईसी से बहुत सारे गरीब लोगों को भी स्कॉलरशिप मिल रहा था, वो बाहर जा रहे थे। जब इसमें सियासी मुदाखलत बढ़ जाएगी तो फिर काम खराब हो जाएगा, और सियासी मुदाखलत बढ़ने के साथ ही पता नहीं उनको किसने कहा कि चेयरमैन को हटाना है, अपने 100 मरतबा हटा दें, अपना चेयरमैन लाना है 100 मरतबा लें, लेकिन एचईसी को एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुतहद करना, ये काम को थोड़ा सा हजम नहीं हो पा रहा। नंबर 2, दूसरी चीज है एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स मेकिंग। पहले पॉलिसी के रूल मेकिंग, दूसरे नंबर पे एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स मेकिंग। पहले नंबर पे पॉलिसी के रूल्स और फिर दूसरे नंबर पे जनाब क्या सूरत हाल है, दूसरे नंबर पे हमारे पास ये चीज आती है कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रूल बनाने हैं। नंबर नेक्स्ट, इसके बाद है अप्रोप्रिएट रिसोर्सेस, कि आपने इस काम के लिए रिसोर्सेस लगाने हैं, फंड्स फराहम करने हैं, इसके लिए आपने फंड्स फराहम करने हैं। वो फंड्स ये हो गए आपके रूल मेकिंग, और ये हो गए आपके फंड्स की फराहमी, रिसोर्सेज फराहम करने, 1 2 3 और 4। अच्छा, इसके बाद जो ये एक्टिविटीज होगी, अब आपने इसको मॉनिटर करना है, एवेल्युएट करना है, देखना है
क्या इसके ऊपर अमल दरामद सही हो रहा है, नहीं सही हो रहा, तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि आखिरकार किस साइड पे प्रॉब्लम है, किस साइड पे मसला है, क्या मसाइल है, इन मसाइल को देखा जाएगा। और फिर उसके बाद फाइनली आप क्या करेंगे, फाइनली हम ये करेंगे कि भाई जो भी वैल्यूएशन है उसकी बुनियाद के ऊपर आप अपना एक डिसीजन ले लेंगे कि हमारी पॉलिसी किस साइड पे गई है, कौन सी साइड पे वो पॉलिसी जो है वो मूव कर रही है। पहले पॉलिसी फार्मूलेशन, फिर उसके बाद लॉ फ्रेमिंग, फिर लॉ फ्रेमिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट जनाब के आपने अगर फर्ज किया कि आप समझते कि आपकी पॉलिसी में कोई फ्लॉ है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप रीडिजाइन कर ले पॉलिसी को। कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप इस पर रीडिजाइन कर ले, इस पर कोई ऐसी सूरत नहीं है। और फिर उसके बाद ये चूंकि अमेरिकन सारे का सारा टॉपिक है, हमने इसे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखना है। वहां पर उन्होंने अपने रूल्स बनाए हुए हैं, फेडरल कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेट के रूल्स हैं। उन तमाम बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। समरी में पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के 5 चीजें कौन कौन सी हैं। इन समरी इम्प्लीमेंटेशन एज ए कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व ऑल दीज एक्टिविटीज। क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर 1 कानून पास करना, नंबर 2 स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज पास करना ताकि कानून लागू हो सके, रिसोर्सेज फराहम करना। एक मिनट के लिए होल्ड करें जरा। हेलो जी, वालेकुम सलाम। रॉन्ग नंबर है। इंक्लूडिंग दी मनी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज नीडेड। और फिर अपने पैसे, और उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको देखना है कि इम्प्लीमेंट करना है कि इम्प्लीमेंट के बाद इसमें मसाइल कौन कौन से। बाकी लोगों को भी सीआर साहब कहिए कि क्लास ज्वाइन करें, वरना फिर अपने नुकसान आप कर रहे हैं। बाकी लोगों को भी इमीडिएटली ओके सर, मैसेज कीजिए स्टूडेंट प्रेजेंट इन दी क्लास, एक तस्वीर अपलोड कर दें और साथ ही उन लोगों को बता दें कि वो क्लास ज्वाइन कर लें, वरना वो अपना नुकसान करेंगे। ओके सर जी, फौरी तौर पे अपलोड कीजिए स्टूडेंट प्रेजेंट इन दी क्लास, और उसके बाद बाकी। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 9 और 10, 11 और 12 ये रहते हैं, ये आज शाम तक तस्वीरें खींचकर अपलोड कर दी जाएं। ये तस्वीरें खींचकर अपलोड आज शाम तक कर दी जाएं। तो अब हमने देखना है कि इन सारी चीज़ों को मिला के हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है, पॉलिसी इम्प्लीमेंट किसने करनी है। आपने देखा कि वहां पर गवर्नमेंट ने के खिलाफ एहतजाज हुआ फेडरल में, तो फेडरल गवर्नमेंट ने इमीडिएटली 25% डिस्पैरिटी अलाउंस दे दिया ताकि ये एहतजाज का दायरा कार वसी ना हो जाए। वजीर आजम को गालियां निकाली उन्होंने, मिनिस्टर को निकाली, और इम्प्लीमेंट हो गया। ना ये इम्प्लीमेंट हो रहा है अब सूबों में, ना ही कोई प्रॉब्लम है। क्या उन बच्चों लोगों का हक नहीं है? बलूचिस्तान वाला कह रहा है हमारे पास पैसे कोई नहीं, एमएनए एमपीएच को 50-50 करोड़ रुपए दे रहे हैं। अब जनाब क्या सूरत हाल है? पंजाब वाला जो है बैठा हुआ, ये बड़ा हुआ सा, ये तो बिल्कुल ही कोई अहमक आदमी उन्होंने बिठा दिया ऊपर, जिसकी ना कोई अकल है ना कोई शक्ल है, और इसको सेंस ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसको सेंस ही नहीं। उस जिस बंदे को ब्यूरोक्रेसी बेवकूफ बना रही हो, चीफ मिनिस्टर को, वो भी कोई बंदा है। किसी ने पूछा आप क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में मशहूर है कि मैं पंजाब में शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ। जिस बंदे को अपनी सीट का ही पता नहीं है कि मेरे पावर्स क्या हैं, तो उसने काम क्या करना है? वो भी लोगों को रोज कटवा रहा है और टीचरों को कटवा रहा है, वहां पर कटापा चढ़वा रहा है। ये तरीकाकार जमहूरी मुल्कों में नहीं होता। आपने जो चीज वफाक दे रहा है, वफाक ने फंड सूबों को दे दिए, सूबों का काम है उसकी तरफ जाना। मैं तनख्वाहें बढ़ाने या ना बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, मैं इसको हैंडल करने की बात कर रहा हूँ। इसको हैंडल किया जाए। अच्छा जी, सलमान साहब एक मैसेज वहां पर तहरीरी सख्त दे दीजिए, जो स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं कर रहे दे विल बी श्योरली लूजिंग सेशनल मार्क्स। उनके लिए सेशनल मार्क्स बहुत कम मैं लगाऊंगा। अच्छा ओके सर, मैसेज कर दीजिए उर्दू में, मैं लिख के बात को आगे बढ़ाते हैं। अब पहला काम है ब्यूरोक्रेसी का। हुक्म दे दिए गवर्नमेंट ने, कानून किसने बनाना है? ब्यूरोक्रेसी ने। जज किसने भर्ती करने? कानून ब्यूरोक्रेसी ने। अच्छा जी, एक काम के सिलसिले में मैं फेडरल गवर्नमेंट में गया, तो वहां पर एक काम था, वहाँ एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में जो वहाँ खातून बैठी थी, असिस्टेंट डिप्टी सेक्रेटरी,
वो थी सेशन जज, पंजाब से गई हुई थी, तो फेडरल में वो उनकी ट्रांसफर थी, वहां पर मौजूद थी। मैंने उन्हें बताया जी ये काम है। शी वॉज वेरी काइंड। आज से 10 साल पहले की बात है, 20 साल की, 10-15 साल पहले की। तो मैं उनके पास गया तो शी वॉज वेरी काइंड। इवन इन स्पाइट ऑफ सैटरडे उन्होंने वो मेरा काम किया। और मैं उनको अभी भी सलूट करता हूँ कि जब मैंने बताया कि आई एम सीनियर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट एट फैसलाबाद, तो या मैं यहाँ उस वक्त मेरी वकालत थी, तो मैं यहाँ से आया हूँ, तो उन्होंने शी डिड ए ग्रेट जॉब फॉर मी, तो वो काम कर दिया। तो ब्यूरोक्रेट्स ने तो उस वक्त ना, जो मैं चीज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ ये है कि उस वक्त मिनिस्ट्री गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की, तो गवर्नमेंट उसको बता रही है, कोई उसने बिल भेजना था असेंबली में, कहने लगी आप बैठे, मैं थोड़ी मसरूफ हूँ। तो मैंने देखा जिस तरह कानून नहीं लिखा जाता इस तरह वो बिल लिख रही थी, शायद कोई नारकोटिक्स का बिल था जो नारकोटिक्स के मिनिस्टर ने भेजना था लॉ मिनिस्ट्री से। तो ब्यूरोक्रेसी पहला ये काम करती है कि लॉ फ्रेम उसने करने हैं, मैंने और आपने नहीं करने। अब ये कांग्रेस हो या पाकिस्तान हो या इंडिया हो या अमेरिका हो, काम ये ब्यूरोक्रेसी का ही है। जिस दिन बाइडेन साहब ने चार्ज लिया है, तो बाइडेन साहब अपने साथ 1500 बंदों की टीम लेकर आए हैं या 2000 बंदों की, उन्होंने अपने बंदे मुख्तलिफ पोस्ट पे लगा दिए हैं। अब वो मुख्तलिफ पोस्टों पे जिस दिन जाएंगे तो साथ ही अपने साथ वापस ले जाएंगे। हो सकता है कि अगर किसी को पॉलिसी से इख्तलाफ हो आपसे, वो समझता है कि ये पॉलिसी गवर्नमेंट की, मैं इस प्रेसिडेंट के साथ काम नहीं कर सकता, ये इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये इसमें कोई मसला है, तो वो हो सकता है आपको रिजाइन दे दे कि जी मैं नहीं करने को तैयार। तो ये नहीं होगा कि इसमें हम कोई इस तरह की डिस्पैरिटी फील करें। इसमें गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली ये सारा काम करती है और इसके मुताबिक अब ये लॉ बन गया। अब इस लॉ को आपने ले जाना है लेजिस्लेचर असेंबली में। असेंबली हमारे पास होती है कौमी असेंबली, कौमी असेंबली और नेशनल कौमी असेंबली के बाद सेनेट। पहले लॉ बनेगा वो जाएगा कौमी असेंबली में, फिर स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, वहाँ डिस्कस होगा कि जनाब ये किसी शर्त से मुतसादम तो नहीं है, नहीं मुतसादम, ये किसी और चीज़ से मुतसादम तो नहीं है, नहीं मुतसादम, ये किसी कन्फ्लिक्टिंग तो नहीं है, नहीं, ये किसी और अगर कन्फ्लिक्ट है तो वो रिमूव किया जाए। और उसके बाद जनाब ये सारी चीज़ें हम मद्देनजर रख रहे हैं और इनकी तरफ तवज्जो दी जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद कानून साहब असेंबली, वहाँ पर जो है वो उनका सेनेट होता है जिसमें वो असेंबली में ये पेश करते हैं लॉ। क्योंकि प्रेसिडेंट सिस्टम है तो सेनेट में जाते ही वो ये सारी चीज़ें अपने हाउस में लाते हैं, अपर हाउस में, और उसके बाद जनाब या लोअर हाउस में और पास करके इसको एक कानून की शक्ल दे देते हैं। जब कानून बन जाता है तो लॉ में हमेशा पहली चीज़ जो है वो प्रीएम्बल होती है, इब्तदाइया, कि ये किस काम के लिए है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और ये कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, और क्या ये लाइफ टाइम के लिए या ये वैसे कुछ टाइम के लिए। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर मद्देनजर रखते हैं। लेजिस्लेचर की पावर के बगैर कोई कानून पास नहीं हो सकता। कानून पास करने के लिए का इख्तियार सिर्फ लेजिस्लेचर को है। कभी मैं आपको लॉ के ऊपर लेक्चर दूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, तो आपको बताऊंगा कि जो जजों के फैसले हैं वो भी कानून हो जाते हैं और बनते हैं। कल जैसा कि 2 दिन पहले चीफ जस्टिस वो हाँ लाहौर हाई कोर्ट में ये शुगर स्कैंडल के ऊपर बात हो रही थी, तो शुगर मिलों के वकील ने कहा जी चीनी 110 रुपए हमसे गवर्नमेंट ले, 80 रुपए ना ले, तो हमें स्टे दिया जाए। तो उन्होंने स्टे दे दिया कि जनाब 80 रुपए गवर्नमेंट ने इनसे ना खरीदे, वरना गवर्नमेंट ने प्रेशराइज करके खरीद लेनी थी। जब ये काम हुआ तो इस काम के साथ ही क्या हुआ जी, इस काम के साथ दूसरा काम ये हुआ कि कल फिर उनकी जो हियरिंग हुई है तो उन्होंने इंटरम ऑर्डर पास किया कि गवर्नमेंट इनसे अब 80 रुपए ही खरीदेगी, लेकिन इसकी एक हद होगी, शायद 1,20,000 मैट्रिक टन को चीनी की उन्होंने बात की है कि पंजाब में इतनी ये चीनी गवर्नमेंट जो है इनसे खरीद ले। तो शुगर मिलों से 80 रुपए, शुगर मिलों वाले चीख रहे हैं कि उन्होंने कार्टेल और पूर्व बनाया हुआ है। वो सब लोग जो अपना काम करते हैं जनाब व्हाट्सएप पे, और उसके बाद सारी चीजें हैक की गवर्नमेंट ने, और उसके बाद उनके खिलाफ एफआईए में भी केस लगा हुआ है, जिस पे अब ये आपका जहांगीर तरीन बड़ा चीख रहा है कि देखें जनाब मुझे निशाना बनाया जा रहा है। भाई तेरे खिलाफ प्रूफ है तो तुझे इंटेलिजेंस एजेंसी ने उठाया है, तुझे सवाल में इतनी बात पूछी है कि तुमने पब्लिक जो कंपनीज होती हैं ये लोगों की नहीं होती, ये पब्लिक शेयर होल्डर्स की होती हैं। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम इस फंड्स को कैसे यूज कर रहे हो। तुमसे सिर्फ ये एक सवाल पूछा जा रहा है कि इन फंड्स को यूज कैसे किया जा रहा है, इनको इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, ये पैसा तू कहां से इस्तेमाल कर रहा है ये बता।
तो वो उस पर जनाब गवर्नमेंट के खिलाफ चीखना शुरू कर नहीं जी, देखिए जनाब गवर्नमेंट मेरे साथ इमरान खान अच्छा नहीं कर रहा। ओ भाई जवाब दे, जिस तरह आप पूछते हैं इसको जो आपकी मोहतरम ये राजकुमारी कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, तो वो कहती है देखें जी नवाज शरीफ का वोट है जनाब, नवाज शरीफ ये कर देगा। तो नवाज शरीफ जवाब दे पैसा कहाँ से आया। जरदारी से बात करते हैं तो वो कहते हैं जनाब भुट्टो, ये भुट्टो, लुट्टो और फुट्टो। ओ भाई जवाब दो, फ्रॉम वेयर यू गेट द मनी। ये क्यों जवाब नहीं दे रहे तुम लोग, के पैसा आया कहां से है, इसका जवाब नहीं दे रहे, भुट्टो करके वो जनाब। अब ये सारे काम इस तरह नहीं चलेंगे, कानून साजी जो है वो बनानी है। अब जैसे हम नवाज शरीफ की बात करते हैं तो नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं नहीं मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता, लोग मेरी खातिर निकलें और लितर खाएं और उसके बाद अंदर हो, और उसके बाद मेरे बेटे जो है ना वो पाकिस्तान आ सकते हैं, ना पोतरे आ सकते हैं, ना दूतरे आ सकते हैं, और मेरी बेटी को भी बाहर निकाला जाए। वो कह रही मैंने पापा के पास जाना है, मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन होना है। तो ये क्या तरीका कर है। इधर जैसे ही आपसे पूछते हैं गवर्नमेंट से कि जनाब इमरान खान की बहनों की मनी ट्रेल की तरह, तो वो कहती है मैं सिलाई मशीनें चलाकर कर दी नहीं। वो कोई तरीका कार है, कोई बंदा कानून को कुछ समझ ही नहीं रहा। चूंकि असेंबलियों में वही लोग बैठे हुए हैं और कल उन्होंने पॉलिटिकल पावर शो की है गवर्नमेंट को, जहांगीर तरीन ने, कि जनाब ये लोग मेरे साथ हैं, आपकी पंजाब की गवर्नमेंट भी गिर जानी है, आपकी ये गवर्नमेंट भी गिर जानी है, आपकी वो गवर्नमेंट भी गिर जानी है फेडरल वाली, तो लिहाजा मेरे ऊपर हाथ ना डाले। ये नहीं जो मरीम नवाज शरीफ कर रही है वही कल जहांगीर तरीन ने किया। इफ यू आर क्लीन हैंड देन गो टू द कोर्ट एंड फेस देम। अगर आपके हाथ साफ हैं तो कोर्ट में जाएं और उसके बाद लेजिस्लेचर को फेस करें। अगर आपके हाथ साफ नहीं है तो आप तभी तो ये बात करें कि नहीं जनाब मैं ग्रीस से मुंह काला कर दूंगा, मैं फलान कर दूंगा, मैं कुबत गिरा दूंगा लात मार के, ये फलान कर दूंगा। तो इस तरह नहीं होता। लेजिस्लेचर जो है वो कानून साजी जो है उसको फेस करना होगा, उसकी तरफ तवज्जो देनी होगी। उसके बाद आगे पहले नंबर पे था ब्यूरोक्रेट्स, दूसरे नंबर पे आए आपके जनाब ब्यूरोक्रेट्स के बाद लेजिस्लेचर, और तीसरे नंबर पे आप इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट्स के जरिए। जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो उसमें दो तरह की चीजें आती हैं। आप देखिए अतर मिनल्ला की कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि नवाज शरीफ को 50 अरब की बजाय एक स्टाम्प के ऊपर बाहर भेजा जाए। गवर्नमेंट उस वक्त पीटती रही नहीं इससे श्योरिटी ले लें, इसने वापस नहीं आना, लेकिन अतर मिनल्ला साहब बजाती तौर पे बजिद थे कि नहीं 50 रुपए में भेजा जाए। अब जनाब वही अतर मिनल्ला साहब मुझे गवर्नमेंट से नवाज शरीफ को पाकिस्तान में मंगा कर दिखाएं, वही कोर्ट उनकी मुझे नवाज शरीफ को मंगा कर दिखाए पाकिस्तान में। तो वो जनाब उसके बाद रोज अफवाहें आ रहे हैं कि पाकिस्तान, कल आप जवेद लतीफ को सुन लें, वो कह रहा है जनाब अगर हमारे साथ कुछ हुआ, नवाज शरीफ पाकिस्तान की और दुनिया की आला शख्सियत के साथ रास्ते में है। ओ भाई तो कोर्ट फिर क्या कर रही है, यहाँ पर अदालतें क्या कर रही हैं, इसका मतलब ये सिस्टम बोगस है। अदालतों को नोटिस लेकर उनको लित्र पोला करना चाहिए। हाँ भी मोमे खान, कौन इमरान खान, कौन जनाब जहांगीर तरीन, कौन जवेद लतीफ, कौन राजकुमारी, कौन आसिफ जरदारी, इन सबको कोर्ट का फर्ज है कि इनके ऊपर एक्शन ले। लेकिन कोर्ट चूंकि कहानी हुई है वो बात ही नहीं कर रहे, चूंकि कोर्ट खुद एट फॉल्ट है। और जैसे जो काम लाहौर हाई कोर्ट में जाता है, चूंकि जज सारे लगाए हुए प्रीवियस गवर्नमेंट के हैं, वो उस गवर्नमेंट को रिलीफ दे जा रहे हैं। और उसके बाद जनाब अब नया जज साहब कल सुप्रीम हाई कोर्ट वालों ने, लाहौर वालों ने कहा है कि नेट पे हमारी तौहीन हो रही है, इन लोगों को पकड़े। ओ भाई तुम्हारे फैसले जो है वो पार्शियल नजर आएंगे तो लोग तो बकेंगे। 3 गैर मुस्लिम जज यहाँ पर हो चुके हैं, राणा भगवान दास, जस्टिस कार्नीलियस और एक और। इन तीनों के फैसले बोलते थे। जस्टिस कार्नीलियस ने उठा के असेंबली बहाल कर दी थी, यूका ने जो तोड़ी थी, तो उसका जनाब फैसला आज भी है। राणा भगवान दास वो लेवल का जज है कि जिसकी आज भी हम मिसाल देते हैं, उस लेवल का जज है। उनके फैसले बोलते थे। पूरी जुडिशरी का पूरी दुनिया में इस वक्त 178वां नंबर है पाकिस्तान का 200-250 मुल्कों में, और पूरी दुनिया में पहला नंबर इस वक्त उन जजों का जो न्यूजीलैंड के या शायद स्वीडन के हैं, काफर हैं, काफर जजों का। इंसाफ में उनका पहला नंबर है। यहां पर जज साहब से कोई बात कर ले, मेरे साथ भी बहुत सारे पंजाब लॉ कॉलेज में जजेस पढ़ाते रहे, तो मेरे पास एक जज साहब पढ़ाते थे यहाँ पर पंजाब लॉ कॉलेज में, तो वो एंटी टेररिस्ट कोड के जज थे। और उसके बाद फैसलाबाद चेंज होके आए। तो एक दिन उनके पास गाड़ी नहीं थी, तो बारिश हो रही थी, मगरब का टाइम, हम लॉ कॉलेज से पढ़ा के निकले,
तो मुझे कहने लगे मुझे घर तक छोड़ दे। मैंने कहा सर मेरे पास मोटरसाइकिल है, ऊपर से बारिश हो रही है। ही वाज सच ए सिंपल पर्सन यार, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी करे, हयाती करे, अगर जिंदा है या उनकी। तो कहने लगे यार कैसी बात कर रहा है, मैं बाइक पे भी बैठ सकता हूँ। और वो बाइक पे बैठ गए मेरे साथ। मैंने उनको मिल्लत चौक में उनके घर के पास उतारा, तो कहने, और उन्होंने अपना मुंह सर ढांपा हुआ था, मैंने भी हेलमेट पहना हुआ था। तो मैं देखूं यार ये फैसलाबाद का सेशन जज है, एडिशनल सेशन जज है। इसी तरह सगीर कादरी साहब थे मेरे दोस्त, यहाँ पर जस्टिस हाईकोर्ट रिटायर हुए। तो मैं उनके साथ भी इसी तरह बाइक पे उनको ले जाया करता था। तो मैं देखता था कि यार ऐसे लोग भी हैं जो पैसा हराम नहीं खाते, जिनसे पुलिस अफसर सामने खड़ा होने से सीपीयू भी डरता है, क्योंकि सीपीयू को भी पता है कि ये पैसा पैसे नहीं लेता, ये बहुत सख्त आदमी है। उनके सामने आप देख रहे हैं कि जब नवाज शरीफ के आदमी या पीपल पार्टी के आदमी या इमरान खान के आदमी जजेस को गालियां निकालेंगे, जाजा जो वैसे पहले रहमता साहब थे, तो उनके पास जनाब कसूर के दुआ में उन्होंने गालियां दी, जस्टिस तेरी फलान के यार फलान फलान। वो जनाब जब जज साहब के पास वो कोर्ट में उन्होंने वकीलों को बुलाया, जो उनके वकील थे मुलजमों के, मुलजम पकड़े गए। उसके बाद उन्होंने वकीलों को बुलाया और वकीलों को बुलाकर उन्होंने कहा कि ये वीडियो देखो कि मेरे बारे में, अदालत के बारे में किस तरह के नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो यकीन कीजिए वकीलों ने अपने सर नीचे कर लिए और हाथ जोड़ दिए कि हम अदालत की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं वकील हूं, वो जज हैं, वो बार है, मैं बेंच हूं। तो बेंच और बार का जो रिश्ता है, ये नहीं कि हम अपनी अदलिया की तौहीन बर्दाश्त करें। जैसे भी जज हैं आपको इनके सामने झुकाना सर होगा, कोर्ट के सामने आपको सरेंडर करना ही करना है, चाहे कोई राजकुमारी हो, चाहे कोई इमरान खान उसकी बहनें हो, जो मर्जी हो। ये नहीं हो सकता कि कोर्ट के सामने सर नहीं झुकाया जाएगा, कोर्ट के सामने आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आपको कोर्ट का फैसला हुकूमत के खिलाफ आ रहा है, हक में आ रहा है, मानना पड़ेगा जैसा भी फैसला है। और यहाँ पर मियां नवाज शरीफ साहब भी गुजरे, जस्टिस क्यूम को जनाब फोन करके कहते थे कि जनाब ये फैसला कर दो, तो ये सजा सुना दो शहबाज शरीफ की। तो वो सब कुछ आपको पता है। जजेस जो हैं उनको एहतराम की जरूरत है। अभी आप जजेस को एहतराम नहीं देंगे तो मुल्क में इंतजाम नहीं चलेगा। पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में सबसे पहला रोल किसका है? सबसे पहला रोल है जनाब ब्यूरोक्रेट्स का, इनका। नंबर 2, इन्होंने पॉलिसी बनानी है। नंबर 2, इसने इसकी परमिशन देनी है। और नंबर 3, इन्होंने इसको चेक करना है, इसकी बाउंड्रीज चेक करनी है, इसकी बाउंड्रीज चेक करनी है। अदालतों के फैसले बोलते हैं, जज नहीं बोलते। आप देख रहे हैं कि एक ईसा साहब है, जज साहब, वो उधर करप्शन के केस सुनते हैं और उनके अपने खिलाफ भी करप्शन का केस लगा हुआ है। उस अदालत से उठ के आके जनाब वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ बोले 100 मरतबा बोले, गवर्नमेंट हमारी कौन सी पाक साफ है? कोई गवर्नमेंट पाक साफ नहीं होती। अदलिया जो है वो फायर वॉल है, इलेक्ट्रिक वॉल है। अगर आप ब्यूरोक्रेट्स को खुली छुट्टी दे देंगे, रोज बंदे पुलिस मुकाबलों में मारने शुरू कर देंगे, ये जाली पुलिस मुकाबलों में। तो अदलिया फायर वॉल है, आग की दीवार है, इलेक्ट्रिक वॉल है, बिजली का करंट है इसके अंदर। ये तमाम लोगों को, अगर आप एमएनए एमपी को खुली छूट दे देंगे, ये सारे लोग मुल्क का सौदा कर लेंगे। और करने के साथ डर आपके सामने करने किया, ये सौदा मुल्क का कर देंगे। सियासतदान किसी का नहीं होता कि जिस मर्जी मुल्क में हो। तो इसके लिए जनाब कोर्ट का आजाद होना जरूरी है। जनाब ये इससे पहले मुशर्रफ जो था, वो मुशर्रफ स्टील मिल बेच चला था, तो उसको रोका किसने? उसको रोका भाई साहब आपके उस वक्त के जस्टिस, चीफ जस्टिस जो थे, उन्होंने कि आप शेयर होल्डर की मर्जी के बगैर ये सेल नहीं कर सकते। अब इसके बाद आते हैं प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप की ताज़ा ताज़ा एग्जांपल, हर गवर्नमेंट का एक प्रेशर ग्रुप उसकी महकमे या उसके खिलाफ होता है। कल कबीना की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने ये तय किया है कि कुछ महीने पहले हमने जनाब वो मोहतरम जो फौत हो गए हैं अलामा कौन सा थे वो, जिनका तहरीक लबैक वाले, उनके साथ मुआहदा किया था कि फ्रांस के सफीर को पाकिस्तान से बदार करने की करारदाद असेंबली में लाएंगे, साजा रिजवी साहब जो है। तो उसके बाद जनाब रिजवी साहब से आप 100 इख्तलाफ कर लें,
लेकिन रिजवी साहब का एक प्रेशर ग्रुप था। वो प्रेशर ग्रुप कौन सा था? वो तहरीक खत्म नबूवत पे पैरा थे। अब जितने भी अंबिया कराम आने हैं दुनिया में, वो मुकम्मल हो चुकी हैं 1,24,000 की तादाद में, और उनमें खातमुन नबीयीन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखा हुआ है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा मा काना मुहम्मदन रजूलन रिजालकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह ने कह दिया कि इन्हां तो बाद नबी कोई नहीं। अब जब भी चोरी होनी है, नबूवत की चोरी होनी है, कल मैं सऊदी अरब की हिस्ट्री पढ़ रहा था नेट पे, तो वहां लिखा हुआ था कि 3-4 कोशिशें हो चुकी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्दे खाक अनवर को वहां से चुराने की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्दे मुनव्वर जो है, जो आपका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र मुबारक में जिस्दे मुनव्वर है, नूरी जसद है, जो आपका जिस्म मुबारक मुतहर है, उसको वहां से चुराने की 4 कोशिशें हो चुकी हैं। आखिर वो आपने वाक्य पढ़ा जिसमें उसने शीशा पलाई हुई दीवार नूरुद्दीन जंगी ने इर्द गिर्द बनाई। मैं उस दीवार को के साथ बढ़ के नमाज मस्जिद नबी में आया हूँ। अब वो उसके बाद कोई कोशिश नहीं हो सकती। तो अब नकब जब वो जिस्दे अस्तहर पर, जिस्दे मुनव्वर पर, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्दे मुनव्वर पर नकब नहीं लगा सकते, तो अब एक ही चीज रह गई है। वो चीज क्या रह गई है कि नबूवत। तो नबूवत में रंग रहे वो कुछ कोशिश करते रहे। फ्रांस ने खंजीरियत, हरामजदगी और बेगैरती का मुजाहरा करते हुए ये जो खाके छापने की इजाजत दी है सो कॉल्ड शैतानी फेलों की, उसकी वजह से हम उसके सफीर को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने ये उठाया, फिर ये जो सेरा जाता है इमरान खान को जाता है, जो भी है जैसा भी है, लेकिन उसने इसका कौमी मुतहदा में बात उठाई, और फिर इसका सेरा जाता है मतामाती मोहम्मद को, और इसका सेरा जाता है जनाब पुर्तगाल को। बाकी किसी अरब मुल्क ने इसके ऊपर बात नहीं की। हम उस वक्त भी अरब मुल्कों को कह रहे थे कि भाई जी जो आप कर रहे हैं वो गलत है, आप इसराइल को तस्लीम ना करें, आपने इसराइल को तस्लीम करना है। उन्होंने आपको झांसा देना है कि आपको F-35 तैयारे देंगे, बाद में गवर्नमेंट बदल जानी है और आपके F-35 तैयारे भी नहीं मिलने, और आपने इसराइल को भी तस्लीम कर चुके होना। और यही हुआ है UAE के साथ और सऊदी अरब के साथ कि जनाब वो गवर्नमेंट चेंज हो गई डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने इसराइल तस्लीम करवा लिया। करवाने के बाद F-35 की डील जो थी वो कैंसिल कर दी इन अरब वालों के साथ। अब ये रड़े पे आ गए। तो प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो गवर्नमेंट को सही रास्ते पे रखने के लिए होते हैं, और ये तहरीक लबैक उन्हीं में से है कि अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए, मगफरत फरमाए। टांगों के बगैर भी वो जो था शख्स, सारे उलमा कराम ने, देवबंद अहले हदीस, सारे जो हैं वो मसलकों के लोगों ने उनका नमाज जनाजा पढ़ा, और उसके बाद उन्हें आज भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और हम भी पेश करते हैं कि जनाब ये उसने ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया। अभी मैं थोड़ी देर पहले जमाली साहब की तकरीर सुन रहा था असम्बली की पुरानी की, उन्होंने कहा मैं हर साल हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए रोज़ा रसूल पे जाता हूँ। तो अब जो नवाज शरीफ ने ये तब्दीली की है इसके अंदर कानून के कि जनाब ये सारा काम होगा, तो मैं अब रोज़ा रसूल पे कैसे पेश होऊंगा। मेरे खुद भी बहुत सारे दोस्त थे जिनसे ये किनारा कशी मजबूरन करनी पड़ी फिरका परस्ती की बुनियाद के ऊपर कि रोज़ा रसूल पे क्या जाके मैं जवाब दूंगा कि जनाब मैं किस तरह के लोगों की सूरत हाल के, किस तरह के लोगों के साथ था। अब क्या सारी सूरत हाल है, इसको आपने, अगर आप फ्रांस से तल्लुकात रखते हैं, अगर आप इंडिया से तल्लुकात रखते हैं, किस मुंह से आप जाएंगे कि अगर वो मेरे नबी की गुस्ताखी करते हैं, हमारे सहाबा की गुस्ताखी करते हैं, हमारे अंबिया औलिया कराम की गुस्ताखी करते हैं, किस मुंह से आप जाएंगे? आप नहीं जा सकते, आप बिल्कुल नहीं जा सकते। तो प्रेशर ग्रुप और गवर्नमेंट के साथ में इनको भी साथ मिला के चलना पड़ता है। पहले नंबर पे ब्यूरोक्रेसी, दूसरे पे आपके जनाब जो थे वो लेजिस्लेचर, फिर कोर्ट, और फिर ये प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप के बाद बात आगे बढ़ती है। आगे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 5वां ग्रुप है। इन लोगों को भी ऑन बोर्ड लीजिए। टेक्निक कौन कौन सी है? पहले नंबर पे है इकोनॉमिक कमांड एंड कंट्रोल, और दूसरी है इकोनॉमिक इंसेंटिव। कमांड एंड कंट्रोल, आजकल मैं इसकी एग्जांपल आपको फिजिकली बता देता हूँ। ये जो बना हुआ है कोरोना का आर्मी और सिविल गवर्नमेंट का, जिसका सरबराह असद उमर है, डेली आपको अपडेट दे रहे हैं कितने लोग मर गए हैं। लेकिन लोगों को भी मैं बाजार से चीजें खरीद के लाया हूँ, चिकन और मटन वगैरह, तो मैंने देखा
लोगों को कतन शर्म या नहीं है, कतन शर्म या नहीं है, वो जनाब उसी तरीके से बगैर मास्क के जनाब वो दुकानों में घुसे हुए, खुद भी बीमार हो रहे हैं और दूसरों को भी बीमार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काम तो नहीं होगा भाई, इसकी तरफ तो आपको तवज्जो देनी होगी। ये सारे का सारा काम आपको यहाँ देखना होगा। ये कमांड एंड कंट्रोल के तहत पॉलिसी आती है। और नंबर 2 इकोनॉमिक इंसेंटिव। ये इकोनॉमिक इंसेंटिव जो होता है, गरीब लोगों को जब आपने देसी घी से डालडे पे लगाना था तो आपने डालडा घी जो है वो मुफ्त तकसीम किया। अभी मैं बाजार में जब चीजें परचेज कर रहा था तो वहाँ के दुकानदार के पास दुकान लड़का आया, उसके हाथ में वो एक टैब सा था, कहने लगा जी आपको टेलीनॉर की फ्री सिम चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, 100 रुपए में मिलेगा। मैं कहा तुमने मेरा ये अंगूठे का से ले जाना है यहाँ से, और उसके बाद जाके जनाब तुमने इसकी बना लेनी है, वहां पर आजकल पत्थर के ऊपर बना लेते हैं इसकी वो डमी सी, और उसके बाद अकाउंट आपके वेले करने शुरू कर देते हैं। ये सारे मार्केट में यही लोग बैठे हुए हैं, और फिर आपको मैसेज आ जाना है कि बेनजीर अकाउंट से आपके इतने पैसे निकले हैं, आप ये लें, आप ये दें। तो ये प्रेशर ग्रुप्स के बाद इन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, दूसरी है कि इकोनॉमिक इंसेंटिव दें। अच्छा जी, इसके बाद आता है आपके पास टॉप डाउन और बॉटम डाउन अप्रोच। जब आपने पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, ऊपर से नीचे करनी है या नीचे से ऊपर को करनी है, दोनों ही वैलिड है। अगर आपने पॉलिसी करप्शन की करनी है इंप्लीमेंट, तो ऊपर से नीचे की तरफ आइए, वजीर आजम जवाब दे, मिनिस्टर जवाब दें। क्या कल मैं एक क्लिप देख रहा था, तो उसमें एक ये जो था आपका भाई साहब अखबार नवीस सर, एक जर्नलिस्ट को कह रहा था कि वजीर आजम रिकॉर्डिंग सुनते हैं इनके फोन की मिनिस्टर की, तो ये जुर्म है। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा है, वो सुने, हक है उसका, सुने कौन क्या कर रहा है, वहीं से तो ये मिनिस्टर पकड़े गए। अच्छा जी, अगर डाउन टू अप करनी है ये भी ठीक है। अगर आपने डाउन टू अप करनी है तो लोगों को साथ मिला के चलाना है, और अगर आपने अप से डाउन करनी है तो गवर्नमेंट को ऊपर से सख्त ऑर्डर लेकर आना है। आगे कुछ केस स्टडीज हैं, इनकी तरफ मैं नहीं जा रहा। अच्छा जी, ये केस स्टडीज में आपने देखना है, टॉप से डाउन जब आप आएंगे तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे। 1 2 3 ये हमें 40 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं दे रहा। ये मॉडल हमारे सामने मौजूद है, इस मॉडल को रिव्यू किया पहले भी और अब भी आप देख लेंगे। इस फिगर को आपने मद्देनजर रखना है। माइक इस वक्त ऑन है जिस साहब का भी, माजिद महमूद साहब का, तो अपना माइक बंद करें। अच्छा जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, खैर ये वेरिएबल कौन कौन से हैं ये आपके सामने आ जाएंगे। ये 16 के करीब वेरिएबल हैं, आप देख सकते हैं। इन सबको मिला के गवर्नमेंट अपने और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आगे चलती हैं। फिर उसके बाद ये फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क भी अपने, चूंकि अमेरिकन रिलेटेड है इसलिए मैं यहाँ पर इसको आपके ऊपर छोड़ते हुए आगे आता हूँ। अब हमारे पास आते हैं जनाब ये सारे, आपने फीडबैक, ये सारी चीज़ें आपने टैकल करके आगे आना है। और आपको पता है कि 60 तक इसकी, नहीं सॉरी 35 तक इसकी स्लाइड्स बना के आज आपने मुझे भेज देनी है। पहले अपने पास भी रखें और मेरे मुझे भी भेज दीजिए स्लाइड्स, आपका सीआर और जीआर इकट्ठे करें। इसके जरिए आप जा कहाँ रहे हैं, जो रिसर्च आप कर रहे हैं ये सारी की सारी किस तरह की है, इस सारी रिसर्च को आप कैसे मूव करेंगे, कैसे चलाएंगे, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक को कंटिन्यूटी में आपने यहाँ देखते हुए आगे आना। केस स्टडियाँ मैंने कोई नहीं ली और ना ही आपने लेनी है। क्वेश्चन कैसे पेपर में आ सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, और उसके बाद इससे पहले मिड में आपके साथ शेयर कर दिए गए थे वो जो थे जिसे हम कहते हैं एमसीक्यूज, उनको तैयार कीजिए, उनको पढ़िए, उनकी लाइवा मौजूद है क्लास के अंदर, जीआर जो है। जी सर। एमसीक्यूज सब लोगों को मिल गए थे, उसके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज मैंने ग्रुप में सेंड किए हुए थे, मिड में सेंड किए थे, मैं दोबारा कर देती हूँ, मेरे पास है अभी भी। मैंने जो भेजे थे आपको वो वाले, जी सर, वो भी ठीक हो गया, उन्हीं को देख लें और उनको चार्ट में बना के शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। इससे ज़्यादा ये रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं दे रहा। अभी कुछ ही देर बाद ये नेट पे चला जाएगा लेक्चर, और उसके बाद आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आज इसकी 35 स्लाइड हर बंदा बना के भेज दे। एक सीआर साहब एक अपलोड कीजिए कागज़ पे लिख के कि इन लोगों ने पिछली स्लाइड्स नहीं भेजी उनके, और उसके बाद आज वाली स्लाइड भी आप कलेक्ट करके मुझे भेज दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आपके एक मिनट मैं इसको बंद करूंगा, दोबारा शुरू करता हूँ। इसको मैं रोक रहा हूँ, थोड़ी देर बाद 1 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करें नेट पे ताकि हम बात कर सकें। शुक्रिया,
1 मिनट बाद जाइएगा, नहीं दोबारा ज्वाइन करें। शुक्रिया।